बिहार की सियासत में एक अजीब परंपरा है। यहाँ बंदूकें भी भाषण देती हैं और बाहुबली भी नेता बन जाते हैं। वक्त बदला, चेहरे बदले, लेकिन कहानी वही रही। कभी बेगूसराय का कामदेव सिंह जो लाल झंडों के खिलाफ बंदूक उठाकर अपने इलाके का रॉबिन हुड बना। फिर सिवान का शहाबुद्दीन जिसने अपने साहिब राज में पुलिस और प्रशासन को सिर झुकाने पर मजबूर किया। फिर आया आनंद मोहन जिसने जिलाधिकारी की हत्या के बाद भी राजनीति के मंच से तालियां बटोरी। उसके बाद मैदान में उतरे अनंत सिंह, छोटे सरकार, जिनके सफ़ेद कपड़ों के नीचे सत्ता और अपराध की सांठगांठ छिपी है। और बीच में कहीं इन सबके साए में पला वो बिहार जहां लोकतंत्र और दहशत साथ साथ चलते रहे। आज के एपिसोड में बात करेंगे बिहार के उन बाहुबलियों की जिनके खौफ में कभी बिहार रहा तो कभी इनके ही साए में राज्य की राजनीति ने भी जन्म लिया। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जश्न। जनता का बिहार या बाहुबलियों का बिहार, कभी कभी ये सवाल सबके मन में आता है, क्योंकि इस राज्य में जितने बाहुबली जन्मे हैं उतने शायद ही कहीं पनपे होंगे। बात करते हैं बिहार के कुछ मशहूर बाहुबलियों की। पहला नाम आता है कामदेव सिंह का। इन्हें बिहार का पहला बाहुबली भी कहा जाता है। जानते हैं इनकी कहानी। बिहार के बेगूसराय से निकला एक नाम जिसने 20 साल तक पूरे इलाके में डर और दहशत का साया बनाए रखा। कभी छोटी मोटी डकैतियों से शुरुआत करने वाला ये आदमी धीरे धीरे इतना ताकतवर बन गया कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, जयपुर, कोलकाता और यहाँ तक कि मुंबई तक उसका स्मगलिंग नेटवर्क फैल गया। उसकी बंदूकें और ऊंचे राजनीतिक संपर्कों ने उसे एक ऐसा कद दिया जिसके आगे कानून और प्रशासन दोनों कमज़ोर पड़ गए। कामदेव की कहानी की शुरुआत 1930 के दशक में होती है, जब वो बेगूसराय के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उस वक्त ये इलाका कम्युनिस्ट प्रभाव वाला था और कामदेव धीरे धीरे उन्हीं के विरोध में खड़ा होने लगा। कहा जाता है कि उसने अपने इलाके में वामपंथियों के खिलाफ एक तरह का निजी युद्ध छेड़ रखा था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके इशारे पर करीब 90 हत्याएं हुई, जिनमें कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और सरकारी अफसर दोनों शामिल थे। डकैती से शुरू होकर उसका कारोबार तस्करी तक पहुंचा और फिर सरकारी ठेकों तक। साल 1974 में बिहार विधानसभा की एश्योरेंस और क्वेश्चन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक और पुलिस उसके गैंग को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभाग अनजाने में उसे मजबूत बना रहे थे। उसके राजनीतिक संबंध इतने गहरे थे कि चुनाव के दौरान कई बार उसे बूथ कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसका कोई वैचारिक झुकाव नहीं था, बस एक एजेंडा था, कम्युनिस्टों का विरोध। जो भी नेता कम्युनिस्टों का विरोध करते वो उनके साथ खड़ा हो जाता। उसकी दहशत इतनी थी कि पुलिस के लिए भी उसका सामना करना मुश्किल था। 1970 के दशक में जब रामचंद्र खान नाम के एक यंग IPS अधिकारी ने बेगूसराय का पदभार संभाला, तब पहली बार कामदेव को इस इलाके से खदेड़ा गया। खान ने उसकी ताकत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। फिर आया 18 अप्रैल 1980 का दिन, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था और केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने राज्य प्रशासन को आदेश दिया कि कामदेव का खात्मा किया जाए। इसके बाद एक विशेष टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें CRPF और बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान शामिल थे। उस दिन कामदेव अपने गांव नया गांव के पास गंगा किनारे एक ठेका पर काम देख रहा था। सुबह सुबह टास्क फोर्स ने गांव को 3 तरफ से घेर लिया, सिर्फ नदी वाला रास्ता खुला छोड़ा। घंटों चली मुठभेड़ के बाद उसे एहसास हुआ कि अब उसका बचना मुश्किल है, तो उसने नदी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो छलांग लगाता गोलियों की बौछार हुई और उसका शरीर छलनी हो गया। 4 घंटे बाद गंगा से उसकी लाश निकाली गई। उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी ने शव की पहचान की, लेकिन पुलिस मुख्यालय में लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सच में कामदेव मारा गया। बाद में केंद्रीय खुफिया विभाग की टीम ने उसकी पहचान की पुष्टि की, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। 20 साल तक बिहार की राजनीति और समाज पर बंदूक के दम पर राज करने वाला कामदेव सिंह आखिर उसी हथियार से मारा गया जिससे उसने अपनी सत्ता बनाई थी। वो कुछ लोगों के लिए डर का दूसरा नाम था तो कुछ के लिए गरीबों का रॉबिन हुड। लेकिन उसके मरने के बाद बेगूसराय की गंगा किनारे सिर्फ एक खामोश सवाल पूछता रहा, क्या किसी बाहुबली का अंत उसके साथ होता है या उसकी कहानी बार बार नए नामों के साथ लौटती है। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। मोकामा की कहानी बिहार के उस हिस्से से निकलती है जहां बंदूक और बैलेट एक ही जुबान बोलते हैं, जहां नाम सुनकर लोग चौंकते नहीं बल्कि कहते हैं अभी भी वही दौर है। इस कहानी का नाम है सूरजभान सिंह। वही सूरजभान सिंह जिसने गरीबी से निकलकर अपराध, जेल और फिर राजनीति तक का सफर तय किया और अब उसके नाम पर फिर से गोलियां चली हैं तो पुरानी दास्तानें भी फिर जिंदा उठी हैं। इसी साल 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई। दुलार चंद भी पहले एक बाहुबली था और बाद में नेता बन गया। हत्या के आरोपी हैं अनंत सिंह, छोटे सरकार। लेकिन अनंत सिंह ने कहा कि दुलार चंद की हत्या के पीछे किसी और का हाथ है। नाम लिया सूरजभान सिंह का।
वही सूरजभान सिंह जिसके डर से कभी पूरा मोकामा कांपता था। दिलचस्प बात यह है कि सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आज आरजेडी से मोकामा का चुनाव लड़ रही हैं, सीधे अनंत सिंह के खिलाफ। सूरजभान की कहानी 1965 में शुरू होती है, शंकरबाग टोला मोकामा के एक गरीब घर से। पिता दुकान में काम करते थे, बेटा सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। पर सूरजभान ने एक दिन कहा, फौज में जाकर क्या होगा, कुछ बड़ा करना है। यही बड़ा करने वाली बात उसे अपराध की दुनिया में ले गई। किशोर उम्र में ही उसका नाम चोरी, फिरौती और हत्या के मामलों में आने लगा। उसने दिलीप सिंह के गिरोह में शामिल होकर मोकामा की सियासत में अपनी जगह बना ली। लेकिन जब उसने अपने पिता के मालिक से 10 लाख की रंगदारी मांगी तो पिता ने कहा, जिसने तुम्हें पाला उसी को लूटोगे। कुछ दिन बाद पिता ने गंगा में कूदकर जान दे दी। भाई ने भी आत्महत्या कर ली। इसके बाद सूरजभान के भीतर से डर और शर्म दोनों मर गए। 1990 के दशक में उसने राजनीति की सीढ़ी चढ़ी, कभी श्याम सुंदर सिंह का गुर्गा तो कभी दिलीप सिंह का साथी। फिर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ी और सूरजभान बीच में राजा बन गया। 1992 में किसान रामी सिंह की हत्या के केस में उसे उम्र कैद हुई। फिर 1998 में मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी उसका नाम आया। सीबीआई ने केस खोला, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। बीच में उसका एक किस्सा मशहूर हुआ, जब एक एनकाउंटर के दौरान गोली चलने ही वाली थी कि बीच में एक गाय आ गई। गोली सूरजभान के बजाय गाय को लगी और वो बच निकला। बिहार में आज भी लोग कहते हैं गाय ने सूरजभान की जान बचाई। जेल के अंदर रहते हुए भी उसने राजनीति का रास्ता नहीं छोड़ा। 2000 के चुनाव में उसने मोकामा से लड़ाई लड़ी। नीतीश कुमार ने खुलकर समर्थन नहीं दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि इनडायरेक्टली उसे समर्थन मिला। डमी कैंडिडेट उतारा ताकि वोट सूरजभान को जाए और सूरजभान जीत गया, जेल से निकला और विधायक बना। 2024 में वो एलजेपी के टिकट से लोकसभा पहुंचा, पर 2008 में फिर उम्र कैद हुई। 2012 में उसे बेल मिली और उसी वक्त केस के गवाह नागू सिंह की दिन दहाड़े हत्या हो गई। आरोप फिर उसी पर आया, पर सबूत कोई नहीं मिला। उसके बाद राजनीति का मोर्चा उसकी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह ने संभाल लिया। आज सूरजभान राजनीति में नहीं दिखता, लेकिन हर सौदे और राजनीति में उसकी छाया दिखती है। नीतीश कुमार से उसका पुराना रिश्ता अब भी कायम है। बेटे की मौत पर खुद सीएम उसके घर पहुंचे थे। अब बात करेंगे बिहार के सिवान के उस बाहुबली की जिसके जिक्र से कभी लोग कांपते थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक वक्त था जब बिहार की राजनीति और अपराध की कहानी उसके बिना अधूरी सी लगती थी। अब वो कहानी बस कब्र पर लगे एक पत्थर पर सिमट गई है, जिस पर लिखा है मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान। 9 मई 2021 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोरोना से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन सिवान में उसकी दास्ता अब भी जिंदा है। कहते हैं शहाबुद्दीन सिर्फ एक बाहुबली नहीं, एक दौर था। 80 के दशक में छात्र राजनीति से निकला एक नौजवान जिसने जेल के भीतर से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। 23 साल की उम्र में जब वो पहली बार जीरादोई सीट से विधायक बना, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर सिवान का सुल्तान कहलाएगा। उसके समर्थक उसे मसीहा कहते हैं, विरोधी उसे आतंक का दूसरा नाम। 2 दशक तक उसने सिवान में अपनी अदालतें चलाई, डॉक्टरों की फीस तय की, विवादों के फैसले खुद सुनाए और शहर में उसकी इजाज़त के बिना कोई झंडा नहीं लहरा सकता था। पुलिस और प्रशासन दोनों उसकी ताकत के आगे बौने थे, लेकिन ये ताकत उसे अकेले नहीं मिली थी। लालू प्रसाद यादव का MY फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव गठबंधन के दौर में शहाबुद्दीन उस राजनीतिक संतुलन का अहम हिस्सा था। लालू के लिए वो भरोसेमंद सिपाही और मुस्लिम समाज के लिए अपनी ताकत का प्रतीक बन चुका था, लेकिन इस ताकत की एक खौफनाक कीमत भी थी। CPI-ML से लड़ाई, दर्जनों हत्याएं, तेजाब से नहलाए गए 2 बेटों का केस और JNE छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या। हर बार नाम आता रहा शहाबुद्दीन का। अदालतों में गवाही देने वाले गवाह तक मारे गए, फिर भी राजनीतिक संरक्षण इतना गहरा था कि उसे सालों तक कोई छू नहीं सका। 2001 में सिवान के SP बच्चू सिंह मीणा ने जब उसके घर पर छापा मारा तो घंटों चली मुठभेड़ में 10 लोग मारे गए। वहां से AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक बरामद हुए। इस छापे के बाद राबड़ी सरकार ने खुद उन अफसरों का ही तबादला कर दिया जिन्होंने कार्रवाई की थी। 2005 के बाद वक्त ने करवट ली। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच सियासत बदल गई, लेकिन शहाबुद्दीन जेल से ही अपनी मौजूदगी बनाए रखा। 2016 में जब वो थोड़े वक्त के लिए बाहर आया तो सिवान की सड़कों पर लोग उसके स्वागत में उमड़ पड़े। उसने नीतीश पर तंज कसा, वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया। 2021 में जब कोरोना ने उसकी सांसें रोक दी तो तिहाड़ में उसकी मौत पर बिहार भी 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ के लिए वो रॉबिन हुड था जिसने मुसलमानों की आवाज़ उठाई, तो कुछ के लिए वो कानून का मजाक उड़ाने वाला खूंखार डॉन। उसके बेटे ओसामा शाहब पिता का शव सीवान ले जाना चाहते थे, पर कोविड प्रोटोकॉल ने इजाज़त नहीं दी। दिल्ली की एक गुमनाम कब्र में उसे दफन किया गया।
आज सिवान में उसके घर के पास के लोग कहते हैं साहेब मर गए पर डर नहीं मरा। उसकी मूर्ति लगाने की बातें होती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उसे याद करना भी गुनाह है, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति और अपराध के संगम से जो वक्त पैदा हुआ, शहाबुद्दीन उसी वक्त की उपज था। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। बिहार की राजनीति में बाहुबली शब्द कई चेहरों से जुड़ा है। उनमें से एक नाम आनंद मोहन का भी है। वही आनंद मोहन जो कभी बिहार पीपल्स पार्टी के मुखिया थे, सांसद भी बने और अब बिहार की राजनीति में पुराने खेल का नया चेहरा बन चुके हैं। 2023 में नीतीश कुमार सरकार ने जेल मैनुअल बदलकर आनंद मोहन को रिहा किया था। तब सवाल उठता था कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया। 2 साल बाद 2025 में वो फैसला अब साफ तौर पर एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आनंद मोहन वही नेता हैं जिन्हें 1994 में गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। एक दलित IAS अफसर जिसे बीच सड़क पर पीट कर मार दिया गया। इस केस ने बिहार की राजनीति को हिला दिया था। 2007 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। तब से वो जेल में थे, किताबें लिखते रहे, अपने लोगों से संपर्क बनाए रखे और रॉबिनहुड जैसी छवि गढ़ ली। मगर 2023 की गर्मियों में सब कुछ बदल गया। नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया। पहले जिन कैदियों की सरकारी अफसर की हत्या में सजा मिलती थी, उन्हें रिहाई की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन इस नियम को बदलकर रास्ता साफ कर दिया गया। नतीजा, आनंद मोहन आज़ाद हो गए। सरकार का तर्क था कि लंबी सजा काट चुके कैदी को अच्छे व्यवहार के चलते रिहा किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबको पता था कि ये महज न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी। असल में नीतीश कुमार तब तक बीजेपी से नाता तोड़ चुके थे और आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे। इस नए गठबंधन में यादव मुस्लिम वोट बैंक तो तेजस्वी यादव के पास था, लेकिन नीतीश को ऊपरी जातियों का समर्थन खोने का डर था। राजपूत समुदाय लंबे समय से बीजेपी के साथ था और बिहार की राजनीति में इसका असर सीमांचल और मिथिलांचल तक फैला है। आनंद मोहन राजपूत समाज का बड़ा चेहरा है, जिनकी पकड़ आज भी गाँव में मजबूत है। बिहार में उनकी कोर जाति यानी कुर्मी कैथी आबादी बहुत कम है और बीजेपी ने उन्हीं वर्गों में सेंध लगा ली थी। ऐसे में अगर ऊपरी जातियों को थोड़ा भी जोड़ लिया जाए तो नीतीश अपनी सियासी ज़मीन बचाए रख सकते थे। वक्त बीत गया, लेकिन आनंद मोहन का नाम फिर से सुर्खियों में है। 2025 में भी वो रैलियों में जाते हैं, जनता से मिलते हैं और राजपूत समाज के लिए सम्मान की लड़ाई की बात करते हैं। वो खुलकर कहते हैं कि मेरी रिहाई न्याय का फैसला था, राजनीति नहीं। और आखिर में बात करेंगे उस बाहुबली की जो हमेशा खबरों में रहता है, जिनके इंटरव्यू के लिए पत्रकारों की लाइन लगती है, जिनकी कई बातें वायरल हो जाती हैं और कभी कभी मीम भी बन जाती हैं। नाम है अनंत सिंह। वो आदमी जो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखता है, लेकिन जिन पर दर्ज हैं काले कारनामों की लंबी लिस्ट। अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं, फिर से सुर्खियों में हैं। वजह है गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की हत्या, जिसके आरोप में वही जेल में है। विडंबना देखिए, गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पहले जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। मोकामा के इस बाहुबली की कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है। पटना से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर, जहां लोग कहते हैं यहाँ चुनाव पार्टी से नहीं नाम से जीते जाते हैं, वहाँ पिछले 2 दशकों से एक ही नाम चलता है, अनंत सिंह। कभी जेडीयू में रहे, फिर लालू के आरजेडी में गए, फिलहाल फिर से जेडीयू में हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, मोकामा में अनंत सिंह का सिक्का चलता है। अनंत सिंह की छवि 2 चेहरों वाली है। एक जो इंस्टाग्राम पर लोगों को हंसाता है, अपने अंदाज में वायरल होता है। दूसरा जो कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है 28 आपराधिक मामलों के साथ, हत्या, अपहरण, हथियार, मारपीट, साजिश, यहाँ तक कि अपराधियों को शरण देने के आरोप तक। उनके चुनावी हलफनामे में लिखा है चल संपत्ति 13 करोड़ की, कुल संपत्ति 38 करोड़ की। बीवी नीलम देवी जो फिलहाल विधायक हैं, उनकी संपत्ति 62 करोड़ से ज़्यादा। अनंत सिंह के पास घोड़े, हाथी और लग्जरी गाड़ियाँ तक हैं, लेकिन इन सब के पीछे वही पुराना डर और दबदबा है जिसके सहारे मोकामा की सियासत चलती है। 2005 में जब वो पहली बार विधायक बने तो मोकामा की सियासत का नक्शा बदल गया। उन्होंने 2010 में फिर जीत दर्ज की, लेकिन 2015 में जेडीयू छोड़ दी जब नीतीश ने लालू के साथ हाथ मिलाया। उसी चुनाव में उन्होंने निर्दलीय होकर जेडीयू उम्मीदवार को हरा दिया। 2020 में जब फिर माहौल बदला तो वो आरजेडी में चले गए और फिर जीते। 2022 में एक हथियार केस में दोषी ठहराए गए और विधायक की कुर्सी भी चली गई। तब उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और जीतकर सीट बचा ली। अब 2025 में अनंत सिंह फिर से जेडीयू में लौटे और चुनावी मैदान में उतरने ही वाले थे कि दुलार चंद मर्डर केस ने उन्हें फिर से पीछे धकेल दिया। दुलार चंद यादव, जो कभी अपराध की दुनिया से राजनीति में आए थे, मोकामा में जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। पिछले गुरुवार को उनकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि हार्ट और लंग्स में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट के चलते कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। पुलिस ने अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम। पुलिस का कहना है कि झगड़ा दोनों के समर्थकों में हुआ और उसी दौरान गोली चली।
अनंत सिंह ने सफाई दी, मैं वहाँ था ही नहीं। मेरे लोगों ने बताया कि यादव के गुंडों ने उनकी गाड़ियाँ तोड़ी। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि उनके दुश्मन सूरज भान ने साजिश रची ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। मोकामा के लोग कहते हैं चाहे वो जेल में रहे या बाहर, यहाँ फैसला उन्हीं का चलता है। और शायद यही वजह है कि तमाम आरोपों के बावजूद जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया, क्योंकि बिहार की सियासत में छवि से ज़्यादा ज़रूरी है कास्ट और कंट्रोल। अनंत सिंह भले ही आज जेल में हो, लेकिन मोकामा में अब भी दीवारों पर लिखा है छोटे सरकार जिंदाबाद। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है दीपेंद्र, कैमरे के पीछे हैं संदीप और आप देख रहे थे आज का जिस्ट। शुक्रिया।